हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 9 कंप्लीट करेंगे। तो नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मोटिवेशन और इमोशन, कि ये क्या होते हैं, किस चीज़ को हम मोटिवेशन कहते हैं, किस चीज़ को हम इमोशन कहते हैं और ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि जो मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन और इमोशन जो हैं वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अभी आपको जैसे मोटिवेशन है कि आपको अपना कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, कि अभी बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया या कोई भी जॉब लेना चाहता है या अपनी लाइफ में कोई भी आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, कि आपने देखा होगा 10-10 12-12 घंटे लगातार कंटिन्यूस लोग काम करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक मोटिवेशन है, एक ज़ील है कि मुझे ये करना है। कि जैसे आपने देखा होगा कि जो माउंटेनियर होते हैं वो क्लाइंब कर जाते हैं माउंटेन को, कि इरिस्पेक्टिव कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो क्या होता है, उनके अंदर एक मोटिवेशन होती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने गोल को फुलफ़िल करने के लिए। तो क्या करते हैं, और उस मोटिवेशन से बहुत सारे उनके इमोशंस रिलेटेड होते हैं। कोई जैसे किसी को कुछ बनना है, कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए बनना चाहता है, किसी का शौक़ है, किसी के पेरेंट्स ने उन्हें कहा है, कोई खुद से करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इमोशंस और मोटिवेशन जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ह्यूमन के बिहेवियर में। कि एक इंसान का जो बिहेवियर होता है वो इन्हीं चीज़ों पे मेनली बेसिस होता है। तो जो बिहेवियर होता है किसी भी इंसान का, वो एक गोल ड्राइवन होता है कि मेरे सामने ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है। तो उसके लिए क्या होगा, मोटिवेशन मुझे चाहिए होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हम अगर रियल लाइफ में देखें, तो अगर कोई इंसान किसी चीज़ को अचीव कर लेता है तो वो खाली होके बैठ जाता है। उसकी जो शेड्यूल है वो नॉर्मल चल रहा है, वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं लेके आ रहा। इसका मतलब उसकी मोटिवेशन कम हो चुकी है। लेकिन अगर आप अपना शेड्यूल चेंज कर रहे हो, कुछ नया उसमें ऐड कर रहे हो, तो आप क्या हो, मोटिवेटेड हो। तो अब इसके अंदर है कि जो गोल सीकिंग, कि हमारे गोल सीकिंग बिहेवियर जो होता है वो टेंड्स टू परसिस्ट अनटिल द गोल इज़ अचीव। जब तक हम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक हमारा मोटिवेशन रहता है। जैसे ही हमने अपना गोल अचीव किया, हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और हम फिर एक नया गोल बनाते हैं और फिर हम उसे अचीव करने के लिए लगते हैं। तो अब इसमें अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। जो मोटिवेशन होता है वो एक वर्ड है, मूवर वर्ड जो है, लैटिन वर्ड है, वहाँ से निकला है, ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कि मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, कि कोई ना कोई एक्टिविटी करना। तो अब इस साइकिल से हम समझते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, जिसे हम मोटिवेशन साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले हमारी एक नीड होती है, एक आवश्यकता होती है। कि जैसे मान लो कि हमारी नीड है कि मुझे क्या करना है, मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, मुझे इतने % मार्क्स चाहिए। या हर इंसान की अपनी एक अलग नीड होती है। कि अगर कोई भिखारी है तो उसकी भी नीड है कि आज मुझे क्या करना है, अपने घर पे अपने घर वालों को खाना खिलाना है, तो उसकी नीड है। अब उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए ड्राइव, अब नीड है कि मेरी, कि मुझे उसके अंदर इतने % मार्क्स लाने हैं। तो अब उस मार्क्स को लाने के लिए अब मैं ड्राइव देखूंगी कि मुझे मार्क्स लाने, लेकिन ड्राइव में हम अलग अलग चीज़ें बनाएंगे कि वो मार्क्स मुझे कैसे लेके आना है। क्या कहते हैं, वो हिंदी की वजह से इतने % मार्क्स करने हैं, साइकोलॉजी की वजह से ज़्यादा करने हैं, किस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँ, अलग अलग हम सेट्स बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ मुझे चाहिए। जैसे अगर भिखारी को नीड है कि आज उसे सब घर वालों के लिए खाना लेके जाना है, तो वो ड्राइव में क्या करेगा, ड्राइव में वो अलग अलग चीज़ें देखेगा कि अब मैं उस जगह पे जाके क्या कहते हैं, आज भीख मांगूँ या आज मैं कमा के भीख मांगूँ, आज मैं कौन सी चीज़ को फॉलो करूँ। तो वो उसके ड्राइव में आएगा। या आप नौकरी जो है सबसे ज़्यादा उसकी देख सकते हैं कि मुझे नीड है, पैसों की नीड है, मेरी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, मेरे पास पैसों की कमी है, तो नीड है मुझे पैसों की। फिर मैं क्या करूँगी, मैंने ड्राइव, अब ड्राइव के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ड्राइव में मैंने देखा कि मैं क्या करूँ, मैं
सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ, मैं प्राइवेट की तैयारी करूँ, मैं अपना कोई बिज़नेस खोलूँ, मैं एक प्रोफेशन अपने प्रोफेशन में या ऑनलाइन पढ़ाऊँ, क्या करूँ। हर चीज़ के मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शन में से एक को मैंने चूज़ कर लिया। मान लो मैंने चूज़ कर लिया कि मेरे को अपना कुछ काम करना है, ठीक है। तो नीड क्या थी मुझे पैसों की, ड्राइव में अब मेरा क्या हो गया कि मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब स्टार्टअप के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे। तो अब क्या होगा, ड्राइव में हमारी दो सिचुएशन आती है। एक तो होगा कि मुझे एंजाइटी भी होगी और क्या होगा, अरोजल भी हो जाएगा। एक्साइटेड भी हूँ मैं कि ये इसको कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे नहीं करूँ, और दूसरी तरफ से मुझे चिंता भी है कि कहीं मेरे पैसे डूब गए तो मैंने तो मान लो लोन पे पैसे लिए हैं, मुझे कुछ आता ही नहीं है इसमें समझ में। तो ड्राइव की सिचुएशन में दोनों चीज़ें हमारे पास रहेगी। अगर अरोजल होगा, उत्तेजना होगी, ठीक है, अरोजल या एक्साइटमेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे कि मैंने मान लो लोन पे पैसे ले रखे हैं या मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ और मुझे पता है मेरा पेपर आने वाला है। तो फिर मैं क्या करूँगी, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया मैंने, या मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने क्या किया, वैसा ही बिहेवियर किया, पूरा सेटअप बनाया, क्या कहते हैं, देखा कि ह्यूमन कितनी ज़रूरत है मुझे, मशीनों की कितनी ज़रूरत है, या जो भी आप कर रहे हो। तो हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। अगर हमें वो चीज़, हमारा गोल अचीव हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसके बाद हमारा जो अरोजल है उसमें रिडक्शन होगा। मान लो मेरा गोल है वो अचीव हो गया, मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिल गई, या जो मेरा बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से चल गया, उसकी सेल अच्छे से हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो अचीवमेंट जब मुझे मिल जाएगी तो मैं क्या करूँगी, जैसे जिन लोगों की नौकरी लग जाती है वो अपना, उनके अंदर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते जल्दी से फिर, और तो वो क्या होगी, मेरी मोटिवेशन जो थी उस नौकरी के बारे में वो कम होती चली जाएगी, उस बिज़नेस के बारे में धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, कि जिस जुनून से मैं पहले काम कर रही थी वो जुनून मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब अगली बार मुझे अगली नीड आएगी, उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए फिर मैं ड्राइव करूँगी कि कैसे उसे पूरा करूँ, अरोजल आएगा। ये साइकिल जो है हमेशा चलती रहती है। तो अब इसके अंदर जो मोटिवेशन जो होता है, या हम कह सकते हैं मोटिवेशन एक इंसान का, किसी भी इंसान के बिहेवियर को एक डेटर्मिनेंट होता है, उसको चलाने के लिए जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा, जो रोल है उसका बहुत ज़्यादा होता है। कि कोई भी चीज़ें हैं, हमें मोटिवेशन अगर किसी इंसान में है तो वो उसको अचीव कर सकता है। अगर वो डीमोटिवेटेड है, कि मोटिवेशन की उसमें कमी है, तो वो आते हुए भी उसे अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये होती है मोटिवेशन की साइकिल। अब शॉर्ट में हम सारा देख लेते हैं। अब आ जाता है कि मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं। जो मोटिवेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं हर इंसान के। एक तो होता है हमारा बायोलॉजिकल मोटिव्स और दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स को हम फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, या मान लो मुझे हंगर है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, थर्स्ट हैं, सेक्स मोटिव्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हमारा हाइपोथैलेमस कैसा है, लिम्बिक सिस्टम कहता है, तो जो भी हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है वो हमारे बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं। अब आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल मोटिव क्या होते हैं। जो साइकोलॉजिकल मोटिव, जब किसी इंसान का बायोलॉजिकल मोटिव फुलफिल हो जाता है कि उसकी बॉडी की जो नीड है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे आता है कि उसको साइकोलॉजिकल मोटिव्स उसको फुलफ़िल करने हैं, कि उसको क्या करना है कि वो अपने क्या कहते हैं अचीवमेंट, उसको अपनी लाइफ में अचीवमेंट लानी है, कि सब उसे जाने, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, उसके हाथ में पावर हो, पैसा हो, वो बहुत क्यूरियस है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो ये क्या आ जाता है, हमारे साइकोलॉजिकल मोटिव होते हैं। तो ये है कि अगर आप मान लो कि बायोलॉजिकल में होता है हमारे की बेसिक नीड्स जो होती है जो ह्यूमन बॉडी की, और साइकोलॉजिकल का मतलब है कि जब लोगों से रिश्ते बनाना, अचीवमेंट के बारे में सोचना, हायर लेवल पे जाना, तो ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं। तो ये जो मोटिव हैं, अब इसको
इसमें आ जाता है कि जो जैसे ये दिया हुआ, जैसे हंगर है, हंगर की खाने की हम सबको आवश्यकता होती है, या हम सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम इसमें भी देखें कि जो अब क्या कहते हैं, हमारी जो खाना था कोरोना के टाइम पे, लोग भूखे मर रहे थे, तो उस टाइम पे वो नौकरी को नहीं देख रहे थे, वो हंगर को देख रहे थे कि उन्हें भूख के लिए चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें उनको थर्स्ट है तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे जो क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी की, उनकी बॉडी को नीड है कि उनके अंदर बीमारी है तो उसको टेक केयर किया जाए, तो ये सारे हमारे बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं। अब इसके अंदर जो इसमें जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल में लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, एक इंसान इसके बिना भी अपनी लाइफ को अच्छे से फुलफ़िल कर सकता है, तो इसके अंदर ये कंपल्सरी नहीं होते। ये अब आ जाता है हमारा कि साइकोलॉजिकल मोटिव्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अंदर आ जाता है हमारा नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब होता है जब हम सीकिंग अदर ह्यूमन बींग्स एंड वांटिंग टू बी क्लोज टू देम, जब हम किसी दूसरे इंसान के साथ क्या है, दूसरे ह्यूमन बींग के क्लोज जाना चाहते हैं, हम फिज़िकली उसके साथ क्लोज जाना चाहते हैं, उससे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं कि वो कि मेरी फ्रेंड है, ये पेरेंट्स हैं, ये भाई बहन, जो भी हमारे जो होते हैं, वो एक एफिलिएशन की नीड होती है हर इंसान की, क्योंकि कोई अमीर हो गरीब हो वो अकेला नहीं रह सकता, तो उसके दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, तो ये सारी होती है कि नीड फॉर एफिलिएशन। अब साइकोलॉजिकल में दूसरा अगर हम देखें, नीड ऑफ पावर। हर किसी को पावर चाहिए कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास पावर हो कि मैं लोगों के ऊपर रूल कर सकूं, या मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं अपनी फैमिली की देखभाल कर सकूं, मैं लोगों का भला कर सकूं, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। तो ये सारी जो है हमारी रेपुटेशन कि लोगों जिसके हाथ में जितनी पावर होती है उसकी रेपुटेशन उतनी ज़्यादा होती है दूसरों की आंखों में। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन हम देखें तो हमारे पास अपने अकॉर्डिंग पावर है कि, और हर इंसान अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। तो इसके बारे में जो डेविड मैकलेंड थे, उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बताया कि जनरल जो वे होती है हमारी, 4 वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पावर मोटिव, कि किसी इंसान को कितनी पावर की आवश्यकता है वो 4 तरीकों से एक्सप्रेस करता है। सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट मोटिव होता है उसका कि पीपल जो हैं डू थिंग्स टू गेन फीलिंग ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड देमसेल्व्स, कि उसको सबसे पहले पावर वाली फीलिंग होती है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आपने किसी का नोवेल पढ़ा, किसी की स्टोरी पढ़ी, चाहे आप देख रहे हो, देख के पढ़ रहे हो, या कहीं से भी आपको उस पॉपुलर इंसान के बारे में पता चल रहा है, तो सबसे पहले वो क्या होता है, वो फीलिंग आपके पास आती है आउटसाइड से कि उस इंसान के बारे में आपने देखा तो आपको पावर की फीलिंग आई कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि मेरे पास भी पावर हो, मैं भी कुछ कर सकूं। वो पहले आउटसाइड से आई। आपने मान लो नोवेल पढ़ा, विंग्स ऑफ फायर पढ़ा आपने, तो विंग्स ऑफ फायर का नोवेल पढ़ के आपको जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनके बारे में जानने को मिला, तो वो एक आउटसाइड सोर्स था। स्टोरी पढ़ी, ठीक है, या आपका कोई फेवरेट स्टार है तो आपने उसके बारे में जैसे गूगल पे देखा, ट्विटर पे देखा, जो सोशल मीडिया पे आपने देखा। तो अब सेकंड होता है कि जब हमारे अंदर से भी खुद विद इन अस, कि हमारे जब उसका सोर्स हमारे पास खुद होने लगता है, जब हमारी बॉडी लैंग्वेज चाहती है कि मैं वो करूं, कि मेरे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमारी एंड मास्टरिंग अर्जेस एंड इम्पल्सेस, जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं हम उसमें भी ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए। हाँ कि मैं अभी ये हूँ, मैंने देखी कि मर्सिडीज़ जाते हुए देखी, ऑडी जाते हुए देखी, तो मेरे को मन में आया कि मुझे मेरे हाथ में भी इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं मर्सिडीज़ में घूमूँ। तो ये क्या है, जब हमारे अंदर से वो फीलिंग आती है तो वो होता है विद इन अस। फिर होता है हमारा कि पीपल डू थिंग्स एज इंडिविजुअल्स टू हैव एन, जब हम दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए कुछ करते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारा पावर में आता है। जैसे कि आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है या आप डिबेट में पार्ट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आप बाकी जो ऑडियंस बैठी है उनके ऊपर आप इम्पैक्ट डालने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए जो करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो या दूसरे इंसान से कम्पीट करते हो, किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो, तो वो भी क्या होता है, एक तरह से अपनी पावर दिखाना
ही होता है। और फोर्थ में होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गई, कि ये मान लो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी है, फिर उससे मैं सीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, एमएलए जो भी बन जाऊं, तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एनजीओ से जुड़ जाना, कुछ भी कर लेना, तो वो क्या होता है हमारा, वो भी एक तरह से पावर होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग ये डेविड मैकलैंड ने बोले थे। अब आ जाता है अचीवमेंट की नीड क्या होती है। अचीवमेंट की नीड होती है, हर इंसान के पास एक डिज़ायर होता है और उस डिज़ायर को उसे फुलफ़िल करना होता है। कि मान लो कि किसी का डिज़ायर है कि मुझे क्या कहते हैं, ये वाली चीज़ चाहिए, मुझे मर्सिडीज़ इस लायक बनना है कि मैं मर्सिडीज़ खरीदूँ, तो उसकी क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट उसकी आ जाएगी। तो डिज़ायर होता है एक पर्सन का कि उस स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस को अचीव करना, तो वो क्या होती है, उसकी नीड ऑफ अचीवमेंट होती है। हर इंसान की नीड ऑफ अचीवमेंट अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कि जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं सोशल डेवलपमेंट के, तो इसके अंदर जो है ना, बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा जो टीनेजर बच्चे होते हैं, या ये सारे क्या होते हैं, इनके पास अचीवमेंट और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है कि उन्हें कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन ये रहता है कि उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, और उसी टाइम पे वो अपने जो रोल मॉडल, आइडल जो हैं वो भी चूज़ कर लेते हैं। तो अब आ जाती है जो नीड ऑफ अचीवमेंट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और पर्सन्स हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन, जिसके अंदर ये अचीवमेंट की मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है, जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है, वो चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टास्क को भी बहुत आसानी से कर लेता है। अब और जिसके अंदर ये अचीवमेंट की नीड इतनी नहीं होती, तो उनकी लाइफ यूं ही चलती रहती है, वो कुछ स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं करते। तो जिसका अचीवमेंट की जो उसकी ज़ील है, नीड है, वो जितनी डिज़ायर उसका जितना ज़्यादा होगा, वो उस चैलेंजेस को फेस करने में और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अब आ जाता है इसके अंदर जैसे क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर जो 4 to 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर भी एक्सप्लोर करने की चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। क्यूरियस होते हैं, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, सारे WH फैमिली के, कि क्यों, क्या, हाउ, व्हेन, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो जो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, इसमें एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, कि सिर्फ मुझे अपने देश के बारे में नहीं, मुझे विदेशों के बारे में भी, हर संस्कृति के बारे में जानना है, या हर इंसान अपनी फील्ड में इफ़ वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये क्यों होगा, इफ़ वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर स्काई हमारे ऊपर गिर गई तो ये जो वाटर जो होता है वो ऐसे क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऐसे क्यों होता है। तो ये क्यूरियस और एक्सप्लोरेशन इन सब चीज़ों में आता है। तो अब जो ये सारे होते हैं, जो इन्फेंट और जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम उनकी क्यूरियोसिटी को हम अपने घर में देखते हैं कि उनको डांट के बिठा देते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उनको उनके आंसर्स में उनको ढूंढने में हमें हेल्प करना चाहिए, जिससे कि वो फिर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। लेकिन हम परेशान होकर उन्हें डांट के बिठा देते हैं कि ये ऐसे ही करते रहते हैं। तो अब आ जाता है, तो 4 to 5 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा ये होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के आंसर्स को ढूंढने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब आ जाता है मैस्लो की हायरकी थ्योरी ऑफ नीड। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी 1968 से 70 हम कहते हैं। इन्होंने जो ह्यूमन की जितनी भी नीड्स है उसको एक ट्रायंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया, और ये ट्रायंगल हमें ज़रूर बनाना होता है, ये ज़रूर आता है। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इसे हम कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है, यह मैस्लो की हायरकियर नीड होती है। सबसे पहले किसी भी इंसान की, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो इंडिया का हो या अदर कंट्री का हो, उसकी एक फिजियोलॉजिकल नीड होती है। फिजियोलॉजिकल जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी बेसिक नीड है उसकी, कि उसको जो भी इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर लेंगे, उसे रोटी, कपड़ा, रोटी चाहिए उसे, मतलब हंगर है, उसकी थर्स्ट है, ये सारे मोटिव जो हैं उसके फुलफ़िल होने चाहिए। बेसिक नीड जो है उसकी फुलफ़िल होनी चाहिए, तो वो होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स।
अब आ जाती है सेफ्टी नीड कि अब मेरे पास क्या कहते हैं मेरा खाना खा लिया मैंने, मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो गई। अब मुझे सेफ्टी चाहिए। अब सेफ्टी के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे ठीक है क्या कहते हैं एजुकेशन चाहिए जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है सेफ्टी में आएगी, जो भी मेरी इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद कर रही है। कपड़ा हो गया या ठीक है घर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है सेफ्टी की नीड्स होती हैं हमारी। जब हमारी सेफ्टी की नीड फुलफ़िल हो जाती है तो हमें ज़रूरत होती है बिलोंगिंगनेस की, कि हमारे पास हमारे घर वाले हो, हमारे दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, ये सारी चीज़ें हमारी बिलोंगिंगनेस जिससे हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। तो एक रिश्ते बनाने वाली जो स्टेज होती है वो होती है हमारी बिलोंगिंगनेस नीड्स की। फिर आ जाती है हमारी एस्टीम्ड नीड्स। एस्टीम्ड नीड्स का मतलब होता है अपनी खुद की वैल्यू को समझना, कि अब मेरे पास क्या है, मेरे घर वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, सब हैं। अब लेकिन हम एस्टीम्ड नीड में क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू को देखेंगे कि मेरी सेल्फ वर्थ कितनी है, क्या मैं किस चीज़ में मैं आगे बढ़ सकती हूँ, किस में क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है। अपने सारे गुड आस्पेक्ट और जिसमें हम कम हैं उन आस्पेक्ट्स को देखना और अपने बारे में अपने ऊपर काम करना, वो एस्टीम्ड नीड में आता है कि मेरी एक वैल्यू हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने कि जैसे जॉब लगना। अब मेरी नौकरी लग गई, लोग मुझे मेरे नाम से जान रहे हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी बंगला जो भी मेरा डिज़ायर था वो है, तो मेरी एस्टीम नीड फुलफ़िल हो गई। जब हमारी खुद की एस्टीम नीड फुलफ़िल हो जाती है उसके बाद आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है इसको बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रायंगल में जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, आपने देखा होगा जो भी हमारे बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो भी इसमें लाया करते हैं। तो लेकिन जितनी जितनी हमारी नीड्स हायर होती है उस लेवल पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं कि उस नीड्स को फुलफ़िल करें। कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचेंगे जिन्होंने बाकी की सारी नीड्स फुलफ़िल कर ली। क्योंकि अगर हम अपने देश में देखें तो अब भी हमारे देश में कई लोग फर्स्ट नीड ही फुलफ़िल नहीं कर पाते, कि उनके पास रोटी और पानी इन सब चीज़ों की ही बेसिक नीड नहीं है, तो वो सेल्फ एस्टीम नीड्स और इन पे वो सोचने की सोचते ही नहीं है। तो अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाता है जैसे महात्मा गांधी जैसे जो लोग होते हैं, स्वामी विवेकानंद है, जो क्या कहते हैं सोशली अवेयर करना, पूरे समाज के बारे में सोचना, संस्कृति के बारे में सोचना, कुछ क्रिएटिव चीज़ करना, हर चीज़ जो होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होता है उसके अंदर आती है। कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसको जानते हैं और उसकी जो वो अपनी फीलिंग्स को समझने के साथ साथ वो लोगों की फीलिंग्स को समझता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक इंसान इसी ट्रायंगल को फॉलो करेगा। कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं है लेकिन वो फिर भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफ़िल कर लेते हैं। ठीक है, कि जो अपनी सेफ्टी बिलोंगिंगनेस की मेरे पास गाड़ी मकान हो, एस्टीम नीड्स को छोड़ के वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, वो अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो कई लोग होते हैं कि वो ट्रायंगल को फॉलो ही नहीं करते, लेकिन ये बहुत कम लोग ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। कि अब आ जाता है हमारा कि मैं फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्लिक्ट। अब पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारी एक आवश्यकता थी। मान लो मेरी आवश्यकता है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे एक नौकरी चाहिए। अब ड्राइव है, ड्राइव में देखा मैंने कि नीड थी मेरी कि एक नौकरी की, ड्राइव देखा मैंने कि या मान लो नीड थी मुझे पैसों की और ड्राइव में मैंने देखा कि मेरे को बिज़नेस करना है। अब बिज़नेस में मेरा अरोजल हुआ, मैंने उत्तेजना लगाई, पूरी मेहनत लगाई, सब कुछ किया और जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर था, टारगेट बिहेवियर मतलब गोल ओरिएंटेड बिहेवियर किया मैंने, सारे सेल करी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गई, फेलियर आ गया। या मैं पेपर दे रही थी, पेपर में मैंने
अच्छे से किया, लेकिन पेपर के बाद मैं फेल हो गई। तो फेलियर के बाद क्या है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव पाथवेज आते हैं। फेल होने के बाद हमारे पास, जैसे कई लोग 12वीं के बाद क्या दिया, उन्होंने अलग अलग एग्ज़ाम्स दिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और वो उसमें फ़ेल हो गए। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, अलग अलग फॉर्म फिल करते हैं ना, कि इस वाले में फ़ेल हो गया तो मैं इसमें जाऊँगा, इसमें जाऊँगा, इसमें ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि मेरा जो मेन था ये वाला एग्ज़ाम मैं इसमें फ़ेल हो गई, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है, A1 A2 A3 ये सारे क्या ऑल्टरनेटिव। अगर मैं मान लो कि क्या कहते हैं, अब मेरा बिज़नेस ये वाला फ्लॉप हो गया, जो मैंने गारमेंट्स का बिज़नेस बनाया था उसमें मैं फ़ेल हो गई, तो ऑल्टरनेटिव क्या है मेरे पास कि मैं A1 जैसे मैं कोई जॉब कर सकती हूँ, ठीक है, कोई किसी के पास क्या कहते हैं, मैं अपना और कोई किसी चीज़ में पैसे लगा सकती हूँ, या ऑल्टरनेटिव्स हम अलग अलग ढूंढेंगे कि क्या कर सकते हैं। मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हूँ, कोई प्राइवेट कर लिया, तो ये सारे हमारे ऑल्टरनेटिव हैं। इन ऑल्टरनेटिव्स में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, कि हम सोचेंगे कि कौन से वाला ऑल्टरनेटिव मैं चुनूँ, ठीक है, जिसमें मुझे मेरी जो नीड है वो क्या है, पैसों की मान लो मेरी बहुत ज़्यादा नीड है कि कि उसको मैं फुलफ़िल कर सकूँ, कि मैंने अब अलग अलग नीड मैंने ढूंढी, कन्फ्लिक्ट हो गया सारी नीड्स में, कि मैं किसी के अंडर काम करूं, या मैं किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, या मैं किसी कॉल सेंटर में नौकरी करूं, या मैं दोबारा से लोन लूं, या अपना बिजनेस किसी और चीज़ में। तो इन सब में कन्फ्लिक्ट होगा, आपस में झगड़े हो गए, हमारे दिमाग में झगड़े होंगे। उस कन्फ्लिक्ट्स के बाद क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे हम। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हमारे जो है अनएक्सपेक्टेड जो डायरेक्शन में हम जाने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप बार बार कोशिश कर रहे हो और बार बार यही सब आपको देखने को मिल रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फ्रस्ट्रेट के बाद आप क्या होगे, आप एग्रेशन दिखाओगे, आपको हर चीज़ पे गुस्सा आएगा, आप अपने आप से परेशान रहोगे। तो ये पूरी क्या है, एक साइकिल होती है। तो अब इस साइकिल में आप फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट में है। फ्रस्ट्रेशन यही है, फ्रस्ट्रेशन को अगर हम देखें कि जब आती है, जब हमारा एक डिज़ायरेबल गोल को हम अचीव नहीं कर पाते और हमारा मोटिव ब्लॉक हो जाता है, कि मैंने मान लो कि मैं इस वाले नीट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। नीट के एग्ज़ाम के बाद मैंने दूसरे भी फॉर्म भर रखे थे, मेरा किसी कॉलेज में नंबर नहीं आया, एडमिशन के लिए मेरी परसेंटेज बहुत कम आई है। तो अब मेरे पास जो जो मेरी पसंद के ऑप्शन थे उन सब में मैं ब्लॉक हो गया, ठीक है, वो चीज़ मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगी, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, मेरा एग्रेसिव बिहेवियर आएगा, मैं लोगों से भागने लगूंगी, मैं चीज़ों को अवॉइड करने लगूंगी, मैं क्राई कर रोने लगूंगी। तो ये सारी चीज़ों में फिर क्या हो जाएगा, फिर एक स्टेज के बाद इंसान जो होता है वो स्ट्रेस में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी फ्रस्ट्रेशन की साइकिल होती है। अब इसमें जो डोलार्ड और माइलर थे, उन्होंने बोला कि जो फ्रस्ट्रेशन क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट फ्रस्ट्रेशन जो है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही हमारा क्या होता है, एग्रेशन आता है। क्योंकि अगर आप कहीं जाने की मान लो कोशिश कर रहे हो और वो रास्ता बार बार ब्लॉक हो रहा है, आप कहीं से भी जा नहीं पा रहे अपने जो ऑब्जेक्टिव तक, तो क्या होगा, आप थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आपको एग्रेशन होगा, आपको गुस्सा आने लगेगा। तो जो एग्रेसिव एक्ट होता है वो हम अपने आप को ही फिर ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाता है, अपने आप को आप ब्लॉक कर लोगे कि नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, तो वो आपका पूरे नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जो मेन सोर्सेज और कॉजेज होते हैं इसके, डोलार्ड और माइलर ने बोला, इसके अंदर होते हैं एनवायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर। एनवायरमेंटल, मान लो कि आप कैसी जगह पे आप रह रहे हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, ठीक है, तो वो मैटर करता है कि आपकी सोसाइटी कैसी है, कैसी नहीं है, लोग कितना इंटरफेयर आपकी लाइफ में करते हैं, या आपकी नीड क्या है, वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाएंगे। अब पर्सनल फैक्टर भी होते हैं कि आपने एक चीज़ सोच ली थी और वो आपको अचीव नहीं हुई, तो फिर आपके पर्सनल फैक्टर की वजह से भी आप फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे और एग्रेशन आएगा। और थर्ड होता है कि जब बहुत सारे मोटिव्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, तब भी आप एग्रेसिव हो जाते हो।
अब कन्फ्लिक्ट जैसे हमने इसमें देखा था, कन्फ्लिक्ट कब होता है, जब हम फेल हो गए, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि कौन सा मैं चूज़ करूं, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा और फिर एग्रेशन होगा। अब मान लो कन्फ्लिक्ट है ना, 3 टाइप के होते हैं। आप फेल हो गए तो आप अप्रोच कन्फ्लिक्ट करोगे, आप तरीका ढूंढोगे कि अरे कोई नहीं, मैं इसमें फेल, नीट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, या मान लो आप LLB के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, क्लैट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो आप क्या करोगे, अप्रोच कन्फ्लिक्ट कि इसकी जगह मैं इसकी दोबारा से तैयारी करता हूँ, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव आपने लेके चले। फिर होता है हमारा अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, इसमें आप करोगे कि नहीं मुझे इसकी तैयारी नहीं करनी, ये फालतू की चीज़ है, मैं तो अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर दूँ, तो वो अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट होगा कि आप तैयारी तो करना चाहते हो, लेकिन आप उस सब्जेक्ट की जगह किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप फेल हो गए अकाउंट्स के पेपर में, या आप फेल हो गए मैथ के पेपर में। अब आप क्या कर रहे हो, आपने कॉमर्स विद मैथ्स ली हुई है और आप मैथ्स में फ़ेल हो गए, तो आप अप्रोच कन्फ्लिक्ट में करोगे कि कोई बात नहीं, मैं फ़ेल हो गया तो मैं ट्यूशन लगा लेता हूँ, या मैं दोबारा से समझने की कोशिश करता हूँ। तो आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो, तो वो अप्रोच कन्फ्लिक्ट में आएगा। अगर आप मैथ्स में फ़ेल हो गए, 2-3 बार फेल हो गए, तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी सोच रहे हो कि मैथ को मैं हटा ही दूँ, मुझे पढ़नी ही नहीं है, इसके अंदर मैथ्स ही नहीं करनी है, मैं अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर रहा हूँ। तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज करने की जब आप बात सोचोगे, तो वो अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट होगा। और तीसरा होगा अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कि आप कॉमर्स तो लेना चाहते हो, लेकिन आप उस कॉमर्स में से आपने मैथ्स जो है उसको ड्रॉप कर दिया, मैथ्स की जगह आप कोई अदर सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हो, हिंदी ले ली है या कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, तो वो क्या होगा, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कि आपको मैथ्स से दिक्कत थी तो आपने मैथ्स ही हटा दी, लेकिन आपकी स्ट्रीम वही है। तो ये है। अब आ जाता है हमारा कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। इस बॉक्स में अगर हम देखें 9.1 में, तो सेल्फ मोटिवेशन के कुछ तरीके होते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, प्लान रहना चाहिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, हमें अपनी जो गोल्स हैं उनको एक रैंकिंग देनी चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही गोल हो, अलग अलग रैंकिंग में डालो। अगर पहला नहीं हुआ तो दूसरा ही है, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा ही है, फोर्थ ही है। तो गोल हमारे बहुत सारे होने चाहिए और हमेशा हमें अपने टारगेट जो है वो शॉर्ट सेट करने चाहिए कि जो एक कुछ डेज़ में, कुछ वीक्स में ऐसे फुलफ़िल हो पाए जिसको आप उसका इवैल्यूएशन कर सकें। अपने आप को हमेशा आपको रिवॉर्ड देना है। अगर मान लो आपने एक चीज़ें कुछ टारगेट बनाए हैं, चाहे आपने छोटा टारगेट बनाया और उसमें आप फुलफ़िल हो जाते हो, तो आपको अपने आप को कुछ अवार्ड देने की, कुछ रिवॉर्ड देने की ज़रूरत होती है जिससे कि आप बूस्टअप रहो। एक स्मॉल गोल को अचीव करने पर भी, जैसे मान लो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आता या कोई भी चीज़ है, आपको साइकोलॉजी समझ आती ही नहीं, लेकिन आपने एक गोल बनाया और कि मेरे को ये वाला चैप्टर समझना है और इसमें मेरे इतने टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आपका टॉपिक क्लियर हो गया, आप हमेशा 0 आप मार्क्स ला रहे थे और उस टेस्ट में आप उस चैप्टर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आपको अपने आप को एक रिवॉर्ड देना चाहिए, अपने आप को पार्टी देनी चाहिए जिससे कि आप बूस्टअप हो। चाहे वो शॉर्ट गोल था लेकिन आपने अचीव किया, तो इससे आप क्या रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कुछ भी चीज़ अचीव करने पे, या आप छोटी मोटी चीज़ें अपने लिए खरीद भी सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, इफ़ द टारगेट, अगर कोई भी टारगेट आपको डिफ़िकल्ट दिख रहा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना चाहिए, डिवाइड करके और फिर उनको अप्रोच करना चाहिए। मान लो आपको साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ लगती है तो आप पूरी बुक को देख के उसे रोने मत बैठ जाओ। अगर उसमें 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में से आप एक एक चैप्टर लो, जो आपकी पसंद का चैप्टर है सबसे पहले उसको लो और उसको छोटा छोटा करके हर पार्ट को पढ़ो, तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाएगा। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए और इमेजिन करना चाहिए कि अगर मैं ये कर लूँगा तो उसका आउटकम कितना अच्छा निकलेगा, मेरी आगे की लाइफ कितनी अच्छी आएगी। तो उस आउटकम को विजुअलाइज करके, उसकी कल्पना करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके अंदर आ जाता है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं,
ये आप पढ़ लेना डिटेल में। अब आ जाता है नेचर ऑफ इमोशंस। अब इमोशन क्या होते हैं? जो कोई भी मोटिवेशन इमोशन के बिना अधूरा है। जब तक इमोशन नहीं होंगे मोटिवेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मोटिवेशन ही इमोशन पे बेस्ड है। ये दोनों, या हम कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। जैसे कोई जॉय है, कोई खुशी है, कोई दुख है, लव है, एक्साइटमेंट है, एंगर है, हेट है, डिसगस्ट है, घृणा कर रहे हो किसी से, तो ये सारे जो है हमारे ये सारे हमारे क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स को बताते हैं कि इस टाइम में क्या फील कर रहा हूँ। मेरी फीलिंग को बताने का जो ज़रिया होता है वो हमारे इमोशन होते हैं। और जो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। हमारी जो बॉडी जो होती है वो उसको एक्सप्रेस करती है उस तरीके से। अब फीलिंग्स जो होती हैं इसके अंदर प्लेजर भी हो सकता है और पेन भी हो सकता है, कि जो मेरी अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्या मेरे को खुशी मिल रही है, क्या मुझे दुख मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो बता रही है मेरी फीलिंग और वो रिफ्लेक्ट मेरी बॉडी करके दिखा रही है, तो वही सारी चीज़ें इमोशन है। और मूड क्या होता है? मूड एक स्टेट ऑफ इज एन अफेक्टिव स्टेट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन बट ऑफ लेसर इंटेंसिटी देन इमोशन। अब इमोशन और मूड में क्या जो है डिफरेंस है? मूड है कि अभी मेरा मूड नहीं है, मुझसे बात मत करो, हम कई बार ये बोलते हैं। तो मूड होता है कि एक स्पेसिफिक, मान लो आप गुस्से में बैठे हो और वो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए गुस्से में बैठे हो, या तो उस टाइम ये है कि जो वो हमारा मूड है उस टाइम का, कि स्पेसिफिक आधे घंटे के लिए आप गुस्से में बैठ गए तो पूरा आधा घंटा क्या हो गया आपका गुस्से वाला हो गया, वो आपका मूड है। लेकिन इमोशन होगा कि आपका अगर वो बिहेवियर ही बन जाए कि आप हमेशा ही गुस्से में रहते हो, तो वो आपका इमोशन है। ठीक है, आप हमेशा गुस्सा करते हो छोटी छोटी बात पे, तो जो अगर उसकी इंटेंसिटी या टाइम अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो इमोशन बन जाता है। इमोशन जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, हम इसे बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके अंदर हम सब्जेक्टिव कुछ चीज़ें हम क्या कहते हैं, जो फीलिंग्स होती है वो सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव वे में हम बता नहीं सकते, उसको हमें एक्सप्रेस करना होता है, हम इसको इंटरप्रिटेशन करना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ कह रही है, हमारी फीलिंग्स कुछ कह रही है, हमारा दिमाग कुछ कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें इमोशंस में जुड़ी होती है। तो हर पर्सन टू पर्सन इमोशन जो है वो वेरी करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के इमोशंस को लिखने की कोशिश की गई है। जो मेनली होते हैं वो होता है एंगर, कि आप क्या है, आपको गुस्सा आ जाता है, डिसगस्ट है, आप किसी भी चीज़ को देखकर घृणा करने लगते हो, चिढ़ने लगते हो उससे। फियर है, डरते हो। हैप्पीनेस है, खुशी दिखा रहे हो। सैडनेस है कि आप दुखी हो रहे हो। और सरप्राइज है, आप अचानक से आश्चर्य होते हो। तो 6 इमोशंस जो होते हैं मेनली साइकोलॉजी में इनको लिया जाता है, लेकिन जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी अपनी कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। तो इजार्ड जो थे उन्होंने 10 इमोशंस बोले, जॉय, सरप्राइज, एंगर, डिसगस्ट, कि कंटेम्प्ट फील, कि अशेम फील कर रहे हो, शेम फील कर रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको समझनी है कि इमोशंस होते हैं जो हमारी फीलिंग से जुड़े होते हैं, वही हमारे इमोशन होते हैं। और हमारी बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करती है, और कई बार बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वो इंटरनल बॉडी हमारी रिफ्लेक्ट करती है उसे। तो अब यही है, प्लूचिक ने जो 8 बेसिक चीज़ें पेयर्स में बनाई थी कि जॉय और सैडनेस, एक्सेप्ट, अगर कोई आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो आप डिसगस्ट हो जाओगे, घृणा करने लगते हो अपने आप से। फियर है तो एंगर है, सरप्राइज है तो एंटिसिपेशन है। तो कौन सा इमोशन कितना हाई है वो डिपेंड करता है। अब इसके अंदर है कि जो हमें बोलते हैं कि जो वुमेन होती है, जो औरतें होती हैं, वो हर टाइप के इमोशंस को एक्सप्रेस क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। लेकिन जो एंगर वाला इमोशन होता है वो मेल में ज़्यादा होता है। लेकिन ये सब क्या है, ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी पे बेस्ड होता है। कि अगर हम एक इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो हम ये कहेंगे कि लड़कियों को हक नहीं है अपना एंगर दिखाने का। तो लेकिन ये हम जेंडर डिफरेंसेस के बारे में
करते हैं कि जैसे आदमियों को, लड़कों को रोने का हक नहीं होता, ये सब जब हम बोलते हैं ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। चाहे मैन हो या वुमेन हो, दोनों में इमोशंस जो होते हैं हर टाइप के इक्वल होते हैं, लेकिन हम स्टीरियोटाइप बन जाते हैं अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप यहीं यूरोपियन कंट्री जाओगे तो वहाँ पे गर्ल हो या बॉय हो, दोनों अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। हर कंट्री में, हर कल्चर का अपना एक हिसाब होता है। तो अब इसके अंदर जैसे इंडिया में मान लिया जाता है कि जो विमेन है वो हमेशा एफिलिएशन और केयर ही दिखाएगी, जो मैन को मेनली दिखा दिया जाता है कि उसको कंपटीशन ही करना है। तो ये सारे सोसाइटी पे बेस्ड होते हैं। अब है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन। इमोशंस के कौन से साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस कौन से है? तो साइकोलॉजिकल बेसिस और फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है, जो मेनली जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है वो सारे फिजियोलॉजिकल, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हमें कह रहे हैं कि इस चीज़ को करो, कि मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है कि मुझे अभी प्यास लग रही है तो मुझे पानी पीना है, मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है कि मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे खुले में जाना है, मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है कि मुझे अभी भूख लगी है। तो ये सब क्या हमारे फिजियोलॉजिकल है कि मेरी बॉडी ने कहा, बता रही है मुझे कि ये चीज़ हॉट है और मैं हाथ अपना पीछे कर रही हूँ। तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल होते हैं। इसके अंदर होता है कि आप एक्साइटेड हो, आप एंग्री हो, ये सब आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है उस चीज़ को। आप खुश होते हो तो आप हंस के दिखाते हो, वो बॉडी ने आपको रिफ्लेक्ट करा। तो ये क्या होता है हमारे कि बेसिस होते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल होते हैं। अब इसमें भी है ना ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ऑटोनॉमिक में आ जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, आपकी हार्ट बीट कैसी है, ये सारे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में जब बात हो रही है कि आपको पता है कि ये गर्म पानी और आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो, ये क्या हमारा स्टिमुलस और कि हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टिमुलस जो और रिस्पॉन्स हर इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। स्टिमुलस कोई भी चीज़ को देखकर जब कोई इंसान एक रिएक्शन देता है तो वही चीज़ उसके लिए स्टिमुलस बन जाती है। अगर आप छिपकली है सामने, आप दो दोस्त हो और एक छिपकली सामने देखते हैं तो एक दोस्त कोई भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे छिपकली से डर नहीं लगता। तो छिपकली वहाँ पे उस लड़के के लिए स्टिमुलस का काम नहीं कर रही। लेकिन वहीं अगर दूसरा उसकी फ्रेंड है कोई, वो उसको देख के डर जाती है, तो यानी छिपकली ने स्टिमुलस का रोल अदा किया, क्योंकि उस छिपकली को देखकर उसने एक रिएक्शन दिया। चाहे वो डर का रिएक्शन हो, चाहे वो खुशी का रिएक्शन हो, कैसे भी रिएक्शन हो, वो उसके लिए स्टिमुलस होगा। लेकिन उस लड़के के लिए छिपकली स्टिमुलस नहीं होगी। तो जैसे पनीर है, मान लो किसी को अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है तो उसको देख के अगर वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है तो पनीर उसके लिए स्टिमुलस है, उसको देख के उसने रिस्पॉन्स किया। दूसरे इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि वो मैटर उसको अच्छा नहीं लगता तो उसने कैसा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये जो भी आप बेसिक अगर हम समझे, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है, और जो हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करके दिखा रही है, वो हमारे फिजियोलॉजिकल बेसिस इसमें आ जाएंगे। कि लिम्बिस्टिक सिस्टम है, कि हमारा न्यूरो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, हाइपोथैलेमस है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये सारे इसमें आते हैं। तो अगर हम इस बॉक्स को पढ़ें तो पहले हमें पता चल जाएगा थैलेमस क्या होता है। थैलेमस मतलब कि जब हमारा स्टिमुलस मतलब किसी चीज़ के ऊपर देख के जब आप रिएक्शन दोगे, तब इसमें है जैसे आपका स्टिमुलस आपको कह रहा है कि गुस्सा होना है, एंजाइटी दिखानी है, तो ये सारी चीज़ें देख के अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो वो क्या है? थैलेमस है। हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जो इसके बीच में क्या कर रहा है? हमारा बैलेंस बता रहा है, कंट्रोल कितना आप कर पा रहे हो इसके अंदर। वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सोमैटिक पैटर्न जो दिखा रहा है। ये लिम्बिक सिस्टम क्या है? जो इन थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन दोनों को
इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है, इनको चैनलाइज करके चला रहा है। और कॉर्टेक्स होता है हमारे जो माइंड का एक पार्ट होता है ब्रेन का। इसके अंदर हमारा जो लेफ्ट फ्रंटियल कॉर्टेक्स होता है, इसके अंदर हमारी सारी पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, लेकिन जो हमारा राइट वाला होता है, राइट वाले में हम नेगेटिव फील करते हैं। तो अब इसमें जो है ये था कहाँ गया, तो अब इसके अंदर है कि जो वन ऑफ द अर्लीस्ट फिजियोलॉजिकल थ्योरी जो है इमोशन की, वो जेम्स ने दी है और उसको लैंगे ने सपोर्ट किया है। जेम्स लैंगे की थ्योरी इसको हम बोलते हैं। उन्होंने बताया कि जो थ्योरी बताते हैं कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट, जो जेम्स लैंग की थ्योरी जो है, हम एक इससे समझते हैं डायग्राम से। मान लो एक रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपको पर्सपिरेशन पसीना आता है, आप डर जाते हो। तो अब यही चीज़ें क्या है, आपको मान लो आपके साथ ये हुआ था, अब अगली बार आप रोड पे जा रहे हो या आपने किसी का एक्सीडेंट देखा था, तो फिर क्या है, वो रोड एक्सीडेंट क्या है, आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है। आप रोड पे जब भी जाओगे तो आपको डर लग रहा है, ठीक है, आपके जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप देख रहे हो, आपके हार्ट बीट बढ़ जा रही है, आप डर रहे हो, आप रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ये जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी और आपको एक इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। अब ये एक नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव में भी चल सकता है, लेकिन मेनली किस में, नेगेटिव में चलता है, ये नेगेटिव इमोशंस में। अब इसमें मान लो कि आपके ऊपर एक बार छिपकली गिर गई थी, ठीक है, और आप उससे बहुत डरते हो। तो अब अगली बार जब आप छिपकली को देखोगे तो आप मान लो बाथरूम में, तो वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि आपको याद आ जाएगा कि पिछली बार वो मेरे सर पे गिरी थी और वो आपके लिए एक ट्रॉमा की स्थिति थी। तो ऐसे ही आपकी बॉडी क्या है, रिएक्ट करनी शुरू करेगी। आप फियर दिखाओगे, आप एंगर दिखाओगे, आप भाग जाओगे, डिस्गस्ट दिखाओगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें इमोशनल एक्सपीरियंस होगा आपको। तो ये जेम्स ने बताया था और इसको सपोर्ट किया था, लैंगे थ्योरी ने किया था। उन्होंने बोला था कि जैसा हम परसेप्शन बनाते हैं वही चीज़ें हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। अगर मेरा परसेप्शन ये रहा है छिपकली के साथ, या मेरा परसेप्शन रोड पे ऐसा रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट देखा, तो अगली बार भी जब मैं रोड पे जाऊंगी तो वही सब मेरे साथ होगा, क्योंकि वो मेरा परसेप्शन बन चुका है और उसमें चेंज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वो होना बहुत मुश्किल है। अब है जो द कैनन बर्ड थ्योरी, ये सब इतनी नहीं पूछी जाती हैं, बस ऐसे पढ़ लो इसे। द कैनन बर्ड थ्योरी, कैनन बर्ड थ्योरी भी हम इस डायग्राम से समझते हैं। उन्होंने बोला कि जो स्टिमुलस है, यानी कि स्टिमुलस में थैलेमस, दो चीज़ें होंगी। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा, जिसके अंदर आपके सामने जो चेंज आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। और दूसरा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में दो चीज़ें आती है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ हुई है, मान लो एक्सीडेंट हुआ और अगली बार आप रोड पे जा रहे हो, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको दो चीज़ें बताएगा। आपका जो लेफ्ट वाला है वो बताएगा पॉजिटिव इमोशन कि कोई बात नहीं, पिछली बार एक्सीडेंट हो गया था, अब की बार हम संभल के चलेंगे। लेकिन नेगेटिव वाला क्या बताएगा, डर जाएगा, नहीं मुझे रोड ही क्रॉस नहीं करना, मुझे रोड पे नहीं जा रहा। तो ये दोनों चीज़ें कौन बताएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब जो इसमें है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी दो चीज़ें बताएगा आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव ले लेते हो तो आप उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, उस इमोशन को कंट्रोल कर लोगे। अगर आप नेगेटिव लेते हो तो आप उस इमोशन में फंस के रह जाओगे, वो स्थिति आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होगी, आपकी बॉडी उसे रिफ्लेक्ट करेगी। अब लाई डिटेक्शन, आपने देखा होगा कि कहते हैं कि इस इंसान का लाई डिटेक्शन टेस्ट करेंगे, पॉलीग्राफी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे करते हैं कि
लेकिन आजकल जो पॉलीग्राफी टेस्ट पे भी हम क्या करते हैं, बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग होते हैं, क्योंकि इसमें अंदर मशीन जो लगाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स की आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें देखेंगे कि आपकी बॉडी नॉर्मल रिएक्ट कर रही है या कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आपको झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है या मान लो, तो आपकी बॉडी वैसा ही एक नॉर्मल रिएक्ट करेगी। आपने अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है, तो इसलिए इस टेस्ट पे भी अब जल्दी से कोई यकीन नहीं करता। लेकिन अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपकी बॉडी ने, आपने पहले कोई और जवाब दे रखा है, लेकिन अब आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, सब कुछ गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, जो स्किन का रिस्पॉन्स है, सब चेंज दिखा रहा है, तो आपको पकड़ लेंगे वो कि हाँ आप झूठ बोल रहे हो, आपने पहले कुछ बोला था आप कुछ बोल रहे हो। लेकिन आजकल लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये लाई डिटेक्शन टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि लाई मतलब कि आपने झूठ बोला है, उस झूठ को पकड़ने के लिए जो टेस्ट बनाए जाते हैं। लेकिन वैलिडिटी इसकी डाउटफुल है क्योंकि लोग माहिर है झूठ बोलने में, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये है हमारा कि अब दूसरा हम देख लेते हैं, ये डायग्राम इसमें है स्केचर साइनर थ्योरी ऑफ इमोशन। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने भी दो चीज़ें बताई थी कि जो हमारा परसीव्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस और एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन, मान लो मैंने बाहर से कि एक स्टिमुलस है, एक स्टिमुलस यानी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्स करना चाहते हो वो एक स्टिमुलस होता है आपके लिए। एक बाहर से कोई एक क्या आया, स्टिमुलस आया कि आपको कोई जॉब ऑफर हो रही है, या आपको कोई स्कूल में आप क्या आए हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपके इतने % मार्क्स आए या आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। तो वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, तो आप उसमें दो चीज़ें करोगे, फिजियोलॉजिकल अरोजल और कॉग्निटिव लेबलिंग। फिजियोलॉजिकल जैसे आपको बोला कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको क्या कहते हैं बाहर जाने का, विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा, सब कुछ फ्री में होगा। अब लेकिन आपको क्या है, ये वाले चीज़ में आपको पास होना है, ठीक है। कोई टेस्ट है या कोई स्पोर्ट्स का गेम है, उसको आपको पास करना है, उसमें अवार्ड लाना है, ठीक है। तो अब आपके दो चीज़, फिजियोलॉजिकल अरोजल मतलब आप, फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो इसके अंदर आएगा, और फिर कॉग्निटिव लेबलिंग मतलब अपने दिमाग में भी, आपकी बॉडी के साथ साथ आपका दिमाग भी चल रहा है, क्योंकि कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे थिंकिंग से रिलेटेड होता है। आप सोचोगे कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, मैं भी बाहर जाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा, फ्री में पढ़ने को मिलेगा, जो भी आप सोच रहे हो उस टाइम पे, तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ चल रही है, और इन दोनों चीज़ों को मिला के आप एक इमोशन का एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपकी बॉडी और आपका दिमाग दोनों मिला के जो चीज़ें कर रहा है वो क्या है, एक्सपीरियंस कर रहा है इमोशन का। तो यही चीज़ उन्होंने बोली थी। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशन, कि कल्चरल बेस क्या होता है इमोशन का। हर कल्चर में इमोशन एक्सप्रेस करने का अलग तरीका होता है, क्योंकि हर कल्चर में क्या हो जाते हैं, एक वो बना देते हैं कि ये इंसान, ये इस कल्चर के प्रोटोकॉल हैं और आपको उसे ऐसे ही क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप इंडियन कल्चर की बात देखें तो अब क्या है, यहाँ पे आप गाँव में जाओगे तो वहाँ पे अलग कल्चर है कि आपको आप बाहर नहीं जा सकते, आपको घूंघट में रहना है। लेकिन आप शहर में जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा, अपने इमोशंस को अलग तरीके से बताने का मौका मिलेगा। आप किसी गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हो तो वहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, या आप अपने पड़ोसी देशों में जा रहे हो, अफ़गानिस्तान की स्थिति देख लो, वहाँ पे तो इमोशंस का भी बहुत ज़्यादा कल्चरल बेसिस है, बहुत, वहाँ तो आप कुछ एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, हर चीज़ पे सज़ा मिलेगी। लेकिन आप वहीं अफ़गानिस्तान को छोड़ के आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हो तो वहाँ पे अलग है। तो हर कल्चर के अकॉर्डिंग जो लोगों को इमोशन को एक्सप्रेस करने की परमिशन होती है। जैसे अगर हम इंडियन कल्चर में देखें तो वो कहते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हर कल्चर के अकॉर्डिंग जो लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, और अपने जो
इनबोर्न जो क्वालिटी है वो उसको वो एक्सप्रेस करके नहीं दिखा पाते। तो ये कल्चर का बेसिस होता है हमारा इमोशन, और इसी के अकॉर्डिंग जो कल्चर में कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा ली जाती है कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हमारा कल्चर है और सामने वाले को क्या कहते हैं, इसे फॉलो करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो कल्चर की लर्निंग करना, कि जैसे कि मान लो कि इमोशनल एक्सपीरियंस आपसे लोगों को समझाना, ठीक है, रीइंफोर्समेंट कैसे मिल रही है, आप सामने वाले को देख रहे हो कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो हम क्या करें क्या नहीं करें, या फिर आप इसके अंदर चेंज भी कर सकते हो। पहले आपने देखा कि आपके कल्चर में ये चल रहा है कि जैसे मान लो अगर हम देखें कि कल्चर में ये है कि आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, कि पहले क्या करते थे, बच्चों की शादियां करवाते थे, ठीक है, चाइल्ड मैरिज होती थी, सती प्रथा होती थी, तो ये सब क्या था, हमारा कल्चर था। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप उस कल्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका कंडीशनिंग लगाई आपने, अलग अलग थ्योरीज का यूज़ कर रहे हो। तो इसमें ये भी हमारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करेगी। सबसे पहले लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए, वो विरोध करेंगे, लेकिन धीरे 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 उनको हैबिट हो जाएगी कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो एक नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि पहले जब बाल विवाह के ऊपर कानून बना तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो चीज़ हमारे सामने बार बार आती रही तो धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट करने लग गए। तो वो भी क्या है, चेंज आने में टाइम लगता है, लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। आप चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करते हो, वो आपकी सोसाइटी में आप देखते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडियन सोसाइटी में तो कहेंगे कि ऐसे आप ऐसे क्या कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के हंस नहीं सकते पब्लिक प्लेस में, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। अब या अगर हम देखें, अगर हम अफ़गानिस्तान की स्थिति का देखें या कोई और कंट्री देखें, तो हर कंट्री में इमोशंस को वो अलग अलग तरीके से अपना दिखाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उनके फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, और कई बार हम फेशियल एक्सप्रेशन को समझ के ही हम क्या कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा है। तो कल्चर और इमोशनल एक्सप्रेशन कल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है कि हमारी पैरा लैंग्वेज हम कहते हैं कि जो भी नॉन वर्बल चीज़ें एस्पेक्ट होती है, हमारी आवाज़ कैसी होगी, कितनी पिच पे आपको बात करनी है। जैसे कि ये होता है कि आपके इन लॉज हैं, किसी की शादी होगी तो कि आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो हर कल्चर और सोसाइटी में इमोशंस को एक्सप्रेस अलग तरीके से किया जाता है। तो पैरा लैंग्वेज में आपकी वॉइस जो नॉन वर्बल तरीके से आप बता रहे हो वो पैरा लैंग्वेज है, लेकिन आपके बॉडी के जेस्चर्स से भी आप बताते हो कि आपके काइनेटिक एनर्जी कैसी है, कि जेस्चर पोस्चर कैसे बनाया, आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसी थी, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे था। जैसे अगर हम इस टेबल में, इस फोटो में देखें स्केचेस में, कि फियर पे, एंगर, हैप्पी और सैड में हम अलग अलग टाइप के फेसेस बनाते हैं। तो अब इसमें आ जाता है कि बेसिक इमोशंस जो होते हैं वो हमारे 6 ही रहते हैं, या हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि जॉय, फियर, एंगर, डिसगस्ट है, सैड है, सरप्राइज है, गिल्टी है, जो जैसे इजार्ड ने किया था। तो अब इसमें हर चीज़ों की क्या होता है, अब हम जो डांस होता है, जो डांस भी हमारे एक्सप्रेशंस को दिखाता है। कि मान लो आप भरतनाट्यम कर रहे हो, जो हमारे क्लासिकल डांसेस होते हैं, कुचिपुड़ी है, कथक है, ओडिसी है, तो ये जितने भी डांस फॉर्म हो गया, भंगड़ा हो गया, हर चीज़ डांस फॉर्म जो होती है हमारे एक्सप्रेशन को दिखाता है। जैसे आपको डांस करना नहीं आता, लेकिन आपके घर में शादी, आप खुश हो, फिर भी आप क्या कहते हैं, डांस करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो बहुत ही बकवास हो, लेकिन वो आपके एक्सप्रेशन को दिखा रहा है कि आप खुश हो। तो इसलिए जो डांस फॉर्म्स जो होती हैं वो भी हमारे एक्सप्रेशंस को दिखाती हैं। तो यही हर कल्चर के बारे में अपने उसके एक नियम होते हैं और हमें उन्हें फॉलो करना होता है, और जो गलत चीज़ें होती हैं उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग हमें उसको बदलना होता है। तो अब जैसे कल्चरल, और जैसे कि इसमें एक मूवी में था भी, कौन सी मूवी, जैसे पीके में था, आई डोंट नो द कि नेम याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली कौन सी मूवी थी, कि अगर हिंदुओं में क्या कहते हैं
किसी का वो रेड जोड़ा पहनते हैं शादी के टाइम पे, लेकिन क्रिश्चियन वाले वाइट पहनते हैं। तो कल्चर और रिलीजन पे डिपेंड कर गया। लेकिन हिंदू अगर हम बात करें तो वो अशुभ मानते हैं कि शादी में सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में वो दुल्हन वाइट ही पहनती है। तो ये सब क्या होता है, हर कल्चर का इमोशन एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है जो उनकी चीज़ें बनी हुई है। अब इसमें आ जाते हैं कल्चर और इमोशनल लेबलिंग, कि इसी कल्चर के अकॉर्डिंग एक इमोशनल लेबलिंग भी कर देते हैं कि इस वाली चीज़ को आप क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे। आप हर कंट्री में जाओगे, हर कंट्री में अलग अलग रिस्पॉन्सेस के बारे में जो मेनली जो होते हैं वो हर कंट्री में सेम होते हैं एक्सप्रेशन, लेकिन कुछ जो होती हैं जैसे कि कहीं पे हैंडशेक किया जाता है, अगर हमारे देश में नमस्ते कर रहे हैं तो किसी और देश में वो हैंडशेक करते हैं, किसी में वो क्या कहते हैं गले मिलते हैं। तो हर देश में हर कंट्री में एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये ही हमारे कल्चर पे डिपेंड है। अब मेन आ जाता है, ये सब तो छोड़ो, मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस। ये आपके एग्जाम्स में आ भी सकता है कि जो भी आपका नेगेटिव इमोशन है, जो आपका माइंड है, जो कॉर्टेक्स है आपका, कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो आपका राइट वाला पार्ट है, अगर वो आपके मैनेज करता है नेगेटिव इमोशंस को, तो नेगेटिव इमोशंस आप देखोगे कि कोई भी चीज़ आप अगर अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप किस चीज़ में फेल हो गए, फिर आप कन्फ्लिक्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर क्या कहते हैं एग्रेशन होगा, फिर आप स्ट्रेस में जाओगे, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। तो यही चीज़ों को आप मैनेज कैसे करोगे अपने नेगेटिव इमोशंस को। तो इमोशंस जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस चलते रहते हैं आपके, और किसी के कहने से वो रुकते नहीं है। तो उसकी इंटेंसिटी वो अलग अलग होती है, अलग अलग इंसान में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। कोई किसी चीज़ को नॉर्मल वे में ले जाता है और कोई उसी चीज़ को नहीं भूल पाता, क्योंकि हम सब अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं, जैसे एनजाइटी है, एनजाइटी भी जो है एक एग्जाम्पल है, डिप्रेशन है, ये सब एग्जाम्पल है नेगेटिव इमोशन का। एनजाइटी एक कंडीशन होती है जब इंडिविजुअल फेल हो जाता है और उस फेल के बाद वो क्या करता है, वो अलग अलग मैकेनिज्म ढूंढ लेता है डिफेंसिव। जैसे कि इसके अब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेंगे कि कौन कौन से होते हैं एंजाइटी को टालने के, कि जैसे कि आपने रेशनलाइजेशन किया, कि रेशनलाइजेशन होगा, जैसे आपने बोला कि मुझे तो ये चीज़ करनी ही नहीं थी, तो आपने एंजाइटी दूर करने का तरीका क्या ढूंढ लिया कि मुझे तो ये करना ही नहीं था, मैं फेल हो गई तो कुछ नहीं चलता। या आप दूसरों पे डाल दोगे मैडम ने तो पढ़ाया ही नहीं था, तो आप बहाने बनाने लगते हो एंजाइटी को दूर करने के लिए। लेकिन एंजाइटी कब होती है, जब आप चीज़ों में फेल होने लगते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, एग्रेशन आ जाता है, तब आपकी एंजाइटी आ जाती है। तो ऐसे ही जो डिप्रेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल की, उसकी बॉडी को, उसकी हेल्थ को, कि वो उसके सोचने की क्षमता, इसके अंदर अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है तो वो कम हो जाती है, वो चीज़ों को सोच नहीं पाता, वो वास्तविक चीज़ों को रियलिस्टिकली उसको अचीव नहीं कर पाता, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, उसको नींद नहीं आती, वो अलग रहने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं, उसके जो साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब कि जो भी आप क्या कहते हैं, आप जिसमें अपनी फाइन मोटर या ग्रोस मोटर स्किल्स का आप यूज़ कर रहे हो, या आप पेंटिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो फाइन मोटर स्किल्स हैं, या हम कह सकते हैं जिसमें आप बॉडी का यूज़ कर रहे हो, आप जंपिंग कर रहे हो, आप भाग रहे हो, आप डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, वो सब साइकोमोटर होती है। तो जिसको डिप्रेशन होता है वो उस चीज़ों में पार्ट नहीं लेता, वो मेंटली रिटार्डेड होने लगता है, उसकी सोच ऐसे होने लगती है, वो उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, उसको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो लोगों से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे डिप्रेशन के। ये किसके बाद आते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन और स्ट्रेस के बाद आते हैं। तो हमारी जो डेली लाइफ जो है बहुत सारे इमोशंस से हमारे भरी होती है, उस इमोशंस का प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए हमारे पास मैनेजमेंट की टेक्निक से होना चाहिए, कि कैसे हम कौन सी टेक्निक का हम यूज़ करें जिससे कि हमारा
रिडक्शन हो कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं हम उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें और कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। तो इस पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए कि आपका जो डर है, आपकी एंजाइटी है, आपका एंगर है, आपका डिस्गस्ट है, उसको आप कैसे होप में कन्वर्ट करते हो, आप उसको क्रिएटिविटी में, आप उसको हैप्पीनेस में, आप उसको करेज में, चीयरफुलनेस में, ऑप्टिमिज्म में कैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो मैनेजमेंट के कुछ जो है हम टेक्निक बताते हैं। सबसे पहले अपने आप को एनहांस सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो इमोशंस और फीलिंग्स है उसके अंदर आप क्वेश्चंस करो कि कैसे और क्यों, कि ये जो मैं इमोशन अभी कर रही हूँ, गुस्सा दिखाने का है, ऐसा बिहेव करने का, तो उसका रीज़न क्या है और आप उससे कैसे बच सकते हो, आप उसका कैसे सामना कर सकते हो। आपको अप्रेज द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली। अप्रेज का मतलब होता है इवेल्युएशन करना है आपको कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव वेज हैं कि अभी मैं स्ट्रेस में हूँ और उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के मेरे पास कितने तरीके हैं। क्या मैं लोगों की बातों को सुनूं, क्या उन्हें इग्नोर करके मैं अपना आगे देखूं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप उस सिचुएशन को इवेल्युएशन करना और उसके ऑब्जेक्टिव्स ढूंढना कि आप कैसे आप हैप्पी रह सकते हो, रिलैक्स्ड रह सकते हो, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। अब है अपने सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है कि अगर आपको ऐसे इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपको ऐसे इमोशंस आ रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे, आप कांस्टेंट इवैल्यूएशन करोगे कि पास्ट में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐसी करी हैं जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कि फिज़िकल स्टेट्स कैसी थी, या मान लो आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा है, या लोगों से आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, जो भी है आप उस चीज़ को अपना मॉनिटरिंग करनी है अच्छी तरीके से कि आप उसमें कैसे बेटर कर सकते हो। फिर है अपने आप को सेल्फ मॉडलिंग में इंगेज करना। सेल्फ मॉडलिंग में क्या होता है, अपना आइडियल आपको खुद बनना है। अगर आप किसी दूसरे की कॉपी करने लग जाओगे तो आप उसकी तरह बनने की कोशिश करोगे, लेकिन हमें पता है हम सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो आप अपने आइडियल खुद बनो अपने लिए, और क्या करो, अपने पास्ट को रिपीट ना करके उससे एक इंस्पिरेशन लेके, मोटिवेशन लेके उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। अपने आप को एक आइडल बना के कि मैं ही एक आइडल हूँ और मुझे अपने आप को फॉलो करना है। अब परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, कि जो भी आपके परसेप्शन का तरीका है उसको बदलो। कि जो आप कि अगर मैं फेल हो गई, या आप क्या कहते हैं मेरे को मेरे नंबर नहीं आए, जो भी है, और लोग आपको ताने मार रहे हैं, जो भी हो रहा है, आप उन सब चीज़ों से, परसेप्शन से बाहर निकलो, ऑर्गेनाइज करो चीज़ों को, दोबारा से अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो और नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो। अब एक क्रिएटिव बी क्रिएटिव, अपने आप को क्रिएटिव बनाओ, जिस चीज़ का मन करता है उसे करो, ज़बरदस्ती एक चीज़ के पीछे मत लगे रहो। अब है डेवलप एंड नर्चर गुड रिलेशनशिप, कि आप एक गुड रिलेशनशिप्स बनाओ अपने दोस्तों के साथ, मतलब जनरली बहुत कम लोगों के साथ बनाओ। हर किसी के साथ रिलेशन में रहोगे तो आप परेशान रहोगे, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से चूज़ करो, चाहे कम हो लेकिन बहुत अच्छे होने चाहिए। अब है एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों की सिचुएशन को भी समझ जाना, कि दूसरों की सिचुएशन को अपने ऊपर डाल के समझ जाना, कि अगर उसके साथ ये हो रहा है तो वही चीज़ आप खुद अंडरस्टैंड कर पा रहे हो दूसरे की सिचुएशन को, तो वो भी आपको करना चाहिए। दूसरों की फीलिंग्स को की वैल्यू देनी चाहिए आपको रिलेशनशिप्स के बारे में। अब एक कम्युनिटी की सर्विस में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब आप लोगों की मदद करोगे, जब आपको उनसे गुड विशेस मिलेंगी, आपको जब सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मेरी वजह से कोई खुश है, तो आपको क्या होगा, आपको नेगेटिव चीज़ से निकलने में बहुत ज़्यादा
अच्छा फील होगा, मदद मिलेगी। और अपने मैनेज करना, अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपको गुस्सा ज़रूर आएगा, और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गुस्से को काबू नहीं कर सकते। आप एंगर को काबू कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना, अपनी पावर, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा, अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि जो चीज़ें आपको सेल्फ बर्न कर रही है उस बर्निंग को आप छोड़ो। सेल्फ टॉक कि जो बातें आप अपने आप से करते रहते हो और जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में रहते हो, उन बातों को अपने आप से करना छोड़ दो, क्योंकि उस बातों से ही आपको क्या होगी, नेगेटिव फीलिंग आएगी। अब इंटेंशन और जो अल्टीरियर मोटिव्स टू, कि अपने इंटेंशंस और ये सारी चीज़ें दूसरों को मत बताओ, मेरा क्या इंटेंशन था क्या नहीं था। और इरेशनल बिलीव्स जो होते हैं, कि जो फालतू की चीज़ें आप समझ लेते हो कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो मैं पीछे चली जाऊँ, आज बिल्ली ने रास्ता काटा था, आज मेरे साथ कुछ बुरा होगा, ये होगा, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। और अपना जो, अगर आपको गुस्सा आता है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढो जो कंस्ट्रक्टिव हो। कि अगर मान लो आपको गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे, तो आप क्या कर रहे हो, आपने कंस्ट्रक्टिव तरीका ढूंढा, आप पेंटिंग करने लग जाओ, आप गाना गाने लग जाओ, जो भी मन कर रहा है आप घूमने चले जाओ, तो ये आ जाएगा। अब है लुक इनवर्ड नॉट आउटवर्ड फॉर एंगर, अपने अंदर झांको ना कि बाहर झांको, सेल्फ अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। आपको अगर पेंटिंग करना अच्छा लगता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तो करो। ये नहीं कि आपको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता और सामने वाले ने कह दिया कि आपको पेंटिंग करके गुस्सा कम होगा, ऐसे नहीं होगा, फिर आपको और डबल गुस्सा आएगा। तो अब है अपने आप को समय दो, और समय सबका बदलता है, और अपने एफर्ट्स लेते रहो। अब ये हो जाते हैं हमारे नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना, और ये आपका आ सकता है। अब इस बॉक्स में देख लेते हैं हम, पहले तो हम ये देख लेते हैं 9.4 बॉक्स जो है हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हमारा वो डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ट्रॉमा एंड एक पास्ट में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि वो क्या है, आपके प्रेजेंट को और आपके फ्यूचर को वो अफेक्ट कर रहा है। मान लो आप कहीं गए थे और वहाँ पे अचानक से भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, कोई बहुत मेजर रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपके फ्रेंड्स है या किसी अपने को आपने खो दिया, आपके खुद बॉडी के ऑर्गन्स ख़त्म हो गए, कुछ हो गया। तो वो ऐसी चीज़ क्या है, आपको क्या कहते हैं, ऐसा डिसऑर्डर बना देते हैं कि आप सोते सोते एकदम में उठने लग जाते हो, आपको डर लगता है, आपके अंदर वो चीज़ें है ना, वो फ्लैशबैक आपके सामने आता रहता है, वही सीन जो आपके साथ हुआ था वो आप हर रोज़ एक्सपीरियंस करते हो। तो ये क्या होता है, इमोशनल जो इमोशन है आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और वो स्थिति आपके सामने बार बार आती जा रही है। तो ये क्या होता है, हमारा PTSD से हम बोलते हैं, जहाँ पे इंसान री एक्सपीरियंस करता है उसी चीज़ को। अब आ जाता है, अगर हम 9.5 देखें तो इसमें है मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी, कि बहुत सारे लोगों को वो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं फिर भी उनको एग्ज़ाम एंजाइटी होती है कि एग्ज़ाम के टाइम पे वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनके ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाते हैं एक साथ, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो ये सब क्या होता है, हमारी एग्ज़ाम एंजाइटी में होता है। तो इसमें अब आ जाता है कि कुछ लेवल की एंजाइटी जो है वो ठीक है, कि अगर आपको एग्ज़ाम की चिंता है तो वो अच्छी बात है, उससे आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल हद से ज़्यादा एंजाइटी ले लेते हो तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है और वो आपके एग्ज़ाम को बिल्कुल ख़राब कर देगी और फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे बच्चे कहते हैं कि उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, तो ये इसी वजह से होता है। आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो, कि अगर आप तैयारी अपनी बहुत अच्छे से करो और उस तैयारी को करने के बाद एक रिहर्सल करो,
रिहर्सल में क्या किया आपने, मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने घर वालों से बोल रहे हो, अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि मेरे से क्वेश्चंस पूछो। आप क्या कर रहे हो, इनोक्यूलेशन कर रहे हो। इनोक्यूलेशन में कि उस सिचुएशन के अंदर आके देख रहे हो कि अगर मान लो मेरे सामने पेपर हो रहा है और मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे इसका कैसे मैनेजमेंट करना है। आप पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा। आप सपोर्ट ले रहे हो लोगों का, क्या कहते हैं कि कैसे में इससे हेजिटेट नहीं करना चाहिए लोगों से मदद मांगने के लिए। रिलैक्स करना चाहिए कि अभी जो हो रहा है उसके अंदर थोड़ा आराम से रिलैक्स होके बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इन सब तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, आगे बाहर निकल सकते हो। अब आप पॉजिटिव इमोशंस को कैसे बढ़ा सकते हो। इमोशंस जो होते हैं वो हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। बिना इमोशन के एक इंसान कुछ नहीं है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हर टाइप के इमोशंस होते हैं। तो आपको पॉजिटिव इमोशंस लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे कि होप, उम्मीद रखना, जॉय करना, क्या कहते हैं ऑप्टिमिज्म, आशावादी होके रहना, कंटेंटमेंट है, ग्रेटिट्यूड रखना अगर आपको कुछ चीज़ मिल रही है, एनर्जी लगाना, ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में काम करना चाहिए। आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं कि ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाने चाहिए जिसके अंदर आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, आशावादी रहोगे। ये सब चीज़ें आपको लानी है। पॉजिटिव का मतलब है डायर, पॉजिटिव मीनिंग इन डायर्स कि अगर आपके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब है, बहुत क्या कहते हैं सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर उस चीज़ों को सामना करने के लिए तैयार हो, वो है आपका पॉजिटिव सेंसेस। आप क्वालिटी कनेक्शंस आप उसके अंदर कर रहे हो, इंगेज्ड हो रहे हो वर्क में और मास्टरी पा रहे हो गेनिंग में। आप फेथ है आपका हर चीज़ के अंदर और हर चीज़ों को पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन आप कर पा रहे हो। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, अपने जो इमोशंस हैं रेगुलेट करना फॉर सेल्फ और अदर्स के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इमोशंस को समझना, अवेयर होना कि मेरे इमोशंस ऐसे क्यों हैं, क्या हुआ था जो मेरे इसमें इमोशंस ऐसे आ रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है हमारा इंटरपर्सनल इमोशन। इंट्रापर्सनल इमोशन होता है जिसके अंदर आप की एबिलिटी टू कीप नेगेटिव इमोशन एंड इम्पल्सिव्स अंडर कंट्रोल। आप अपने कंट्रोल में आपने इमोशंस रख रहे हैं, ठीक है। और इंटरपर्सनल मतलब इंट्रा में आप दूसरों के इमोशन समझ रहे हो और इंटर में आप अपने इमोशन उनको समझा रहे हो। जैसे एक नेता होता है, कोई टीचर होता है, वो बहुत माहिर होता है, वो अपनी जो कहना चाहता है वो बच्चों को समझाता है और जो बच्चों की बातें भी खुद समझता है। जैसे नेता होते हैं, नेता भी अपनी बातें लोगों को समझाते हैं और लोगों की बातें समझते हैं। तो यही होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस की इमोशंस के बारे में आप अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस के बारे में भी समझना, वही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। तो ये था शॉर्ट में पूरे चैप्टर का रिव्यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रिव्यू और उसको शॉर्ट में हम करने की पूरा चैप्टर कोशिश करेंगे। टिल देन गुड बाय।